जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। आज है 26 जून। ठीक है। आज कितनी तारीख है? 26 है। और आज हम पढ़ेंगे कि करंट अफेयर में आज हमारे लिए क्या क्या है। और ये आपकी क्लास जो रहेगी वो क्या रहेगी? एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। मतलब कि जो एग्जाम में सवाल आते हैं उससे पूछी जाएगी। देखो, करंट अफेयर का मतलब खाली यही नहीं होता कि पीवाईक्यू करा दिया जाए फिर बच्चों को जैसे हो वैसे करे, वो ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर का मतलब क्या है कि जो करंट में न्यूज़ चल रही है वो बच्चों को पता हो, उसको वो जोड़ सके, जो पहले उसके सब्जेक्ट हैं उससे, जो कुछ न्यू हो रहा है उसको जोड़ सके, फिर उसके बेस पे वो देख सके कि क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर को पढ़ने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको अपने सब्जेक्ट पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सभी कोर्स अवेलेबल हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से शिक्षा में एक नया कदम उठाया जाए जिससे हर बच्चा जो है वो सक्षम हो सके। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस टैग, फिर इकोनॉमी। पॉलिटी में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इमरजेंसी के बारे में हम देखेंगे। क्यों इनके बारे में क्यों देखेंगे भैया? तो देखो, अगर हम जून की बात की जाए, जो इमरजेंसी लाई गई थी वो कब लाई गई थी? जून के महीने में ही आई थी। फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में, कावेरी रिवर डिस्प्यूट और कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइंस टेक में हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, फीफा के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे, हारून के बारे में पढ़ेंगे, 500 और यूपी स्कीम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारी क्लास चलेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिटी से। ठीक है, चलो। तो पॉलिटी में हम सबसे पहले बात करते हैं अमेंडमेंट एक्ट, किस तरीके से संविधान में संशोधन होगा। तो भारतीय संविधान के अंदर ही लिखा है कि किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए है आर्टिकल 368। कौन से पार्ट में है? पार्ट 20। अनुच्छेद 368 कौन से पार्ट में जोड़ रखा है उसको? पार्ट 20 में। अगर कहा जाए संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है तो आर्टिकल 368। कौन से पार्ट में ये बात दे रखी है? पार्ट 20 में दे रखी है। अनुच्छेद 368 भाग 20 में दे रखी है। और ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है? तो कहां से? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से ये बात हमने अडॉप्ट करी है। बात आई समझ में? तो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। मान लीजिए संविधान है, इसमें ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्ट है, ये कुछ भी है, ये लाइन है, इसमें हमें बदलाव करना है, इसको बड़ा करना है लाइन को, इसमें कुछ शब्द जोड़ना है, इसमें से कुछ शब्द निकालने हैं, इसको लाइन को डिलीट करना है। तो क्या होगा? जिन लोगों को आपने चुन के भेजा वो क्या करेंगे? एक बिल बनाएंगे। बिल में लिखा होगा हम ये जोड़ना चाहते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। इस बिल को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, इस पर वोटिंग वगैरह होगी। ठीक है। मान लीजिए राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट की अनुमति मिल गई, तो ये बिल क्या हो जाएगा? किसमें बदल जाएगा? एक्ट में बदल जाएगा। जब ये एक्ट में बदल जाएगा इसका मतलब क्या है कि अब संविधान संशोधन हो गया। इसको क्या बोल दिया जाएगा? फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसको बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलो। अब कुछ दो प्रमुख अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन, फिर 44वां। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको क्या बोला गया? लघु संविधान बोला गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। जो 42वां संविधान संशोधन है उसको क्या बोला गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, लघु संविधान बोला गया। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। क्या क्या जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द इसमें जोड़े गए। क्या? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? तो सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है। उसमें क्या कहा गया? उसमें ये बात ये कही गई कि देखो सब कुछ जो है तुम निजी क्षेत्र पर मत छोड़ो, सब कुछ तुम अडानी अंबानी पर मत छोड़ दो, बल्कि क्या काम करो कि सरकार को भी रोटी कपड़ा मकान इसकी तरफ काम करना चाहिए। मतलब जो जनता है उसके वेलफेयर के लिए, उसके सुधार के लिए काम करनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी नहीं, 5 किलो अनाज है, ये सब किसका कहा जाए? तो किसका एलिमेंट है? एक सोशलिज्म के एलिमेंट है। ठीक है। तो क्या क्या शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है, जो राज्य है, तो वो किसी भी एक धर्म को ज्यादा विशेष दर्जा नहीं देगा, उसकी निगाह में सब धर्म बराबर है।
ठीक है। अगला है इंटीग्रिटी, अखंडता, कि जो भारत के लोग हैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग डिवाइड हो, टूटे, बल्कि एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग जुड़े। जैसे एक सुना भी होगा अपने लाइन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है, इस तरह की चीज। ठीक, तो इसमें ये चीज जोड़ी गई। दूसरी चीज क्या जोड़ी गई, इसमें जोड़ा गया पार्ट भाग 4A, पार्ट 4A, भाग 4A। इसमें क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये किस भाग में जोड़ी गई, अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस संविधान किस भाग में है, तो किसमें, 4A में है। ठीक है, किस कमेटी के द्वारा इनको, किस कमेटी की सिफारिश पे इनको संविधान में जोड़ा गया, तो किसको, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे इसको संविधान में जोड़ा गया। किस की, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की आधार पर जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर इसको जोड़ा गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो एक बात और याद रखना इससे, फंडामेंटल ड्यूटी से, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसमें एक बार इसको किससे जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। एक बार इसमें और संशोधन किया गया, वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो कब हुआ था आपका, 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो जोड़ी गई थी वो कौन सी ड्यूटी जोड़ी गई थी, 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी। उसका मतलब, उसका उद्देश्य क्या था, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाए, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी दी जाए, और ये जो उसके माता पिता हैं, जो गार्डियंस हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो बच्चा है वो शिक्षित हो सके। बात है समझ में, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन में और क्या हुआ, और क्या हुआ, मान लीजिए देखो आपने सुना होगा कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये आपने इन लिस्टों के बारे में सुना होगा। ये लिस्ट क्या है, मान लीजिए देखो हमारा देश कैसा है भाई, उसमें कुछ तो राज्य हैं, ठीक है, कुछ जगह सेंटर की चलती है, कुछ जगह दोनों की चलती है। तो मतलब कुछ ऐसे विषय है जिन पे नियम कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। कुछ पे कौन बनाएगा, दोनों मिलके ही बना लेंगे। कुछ कैसे हैं जिन पे यूनियन बनाएगा, संघ बनाएगा। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये लिस्ट है। तो इस समय क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन में जो 5 विषय थे उसको निकाल के लिखाया गया कि भाई देखो इनको जोड़ दिया जाएगा, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट के मतलब राज्य सूची के विषय थे, इसको किस में जोड़ दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में, कि अब इसमें दोनों नियम कानून बना सकते हैं, दोनों नियम कानून बना सकते हैं। अब ये 5 कौन कौन से थे, चलो ये भी ध्यान दो। चलो एक नई टेबल जोड़ ली जाए, ये तो फिर, तो वो 5 सब्जेक्ट जो थे वो कौन से, और देखो सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिएगा। जो लिस्ट की बात करी गई है वो कौन से शेड्यूल में करी गई है, 6, 7वें 8वें, किस शेड्यूल में बात की गई, किस शेड्यूल में बात की गई है इसकी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आपके, सब बच्चे उसको कमेंट करना, ठीक है, आंसर को। पहला एजुकेशन, शिक्षा, वन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये 5 जोड़े गए। पहला शिक्षा, दूसरा जंगल, तीसरा भार और वजन, ठीक है, मेजरमेंट और वेट, ठीक है, चौथा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, पांचवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 जोड़े गए। ठीक है, चलो आगे चले, कहाँ पे थे हम, हाँ, तो हमने 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ उसको पढ़ लिया। इसको क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, लघु संविधान कहा गया, क्यों कहा गया, ये भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 44वें संविधान संशोधन की तरफ।
ठीक है, 44वां संविधान संशोधन का हुआ, डेट याद रखिएगा 1978। और 42वां का हुआ था 1976 में हुआ था, डेट याद रखना। ठीक है, 42वां कब हुआ, 76। 44वां कब हुआ, उसके 2 साल बाद 1978। इसमें क्या हुआ, इसमें जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने क्या काम करा कि जी राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया, कहां से, फंडामेंटल राइट्स में से। जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले क्या था, हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया, एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और इसको किस आर्टिकल में रख दिया गया, आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए। अब एग्जाम में पूछा जाएगा संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार हटाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन। राइट टू प्रॉपर्टी किस वर्ष हटाया गया, 1978। किस आर्टिकल में इसको बाद में रख दिया गया है, आर्टिकल 300 ए। ये याद रखिए, ए, ये भी याद रखिएगा, ए। कई बार इस ए की वजह से आंसर गलत होते देखे हैं बच्चों के। ठीक है, और क्या हुआ था, इस समय जो इमरजेंसी इमरजेंसी में कुछ चेंज किया था। इमरजेंसी में एक लाइन थी कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आप इंटरनल डिस्टरबेंस पे लगा सकते हो। और जब इंटरनल डिस्टरबेंस पे इमरजेंसी लगाई तो इतनी मार पड़ी कि बहुत चीजें गलत हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसे तो कोई मिस यूज कर लेगा, तो एक काम करते हैं, हम इसकी जगह शब्द जोड़ देते हैं, आर्म रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह पे जनता उतर आती है तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। ये बात जोड़ दी गई। ठीक है, ठीक। अब कुछ अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं और कुछ जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं, जैसे आठवीं सूची, आठवीं 8 शेड्यूल में किसकी बात करी गई है, भाषा। ये भी याद रखिएगा, लैंग्वेज की बात करी गई है। अब इसमें कुछ संशोधन करे गए, जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाए कि रेड शेड्यूल में कितनी बार संशोधन हुआ है, आठवीं अनुसूची में अब तक लगभग कितनी बार संशोधन हुआ है। तो ठीक है, एक यहाँ पे 96 भी था। ठीक है, ये भी याद रखना। तो कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4, आप लगाओगे 4। एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि आठवीं अनुसूची में अब तक लगभग कितनी बार भाषा जोड़ी गई है, तो कितनी बार, 1 2 3, 3 लगाओ। इस बात को ध्यान रखना, संशोधन 4 बार हुआ है, लेकिन संशोधन के जरिए भाषा जो जोड़ी गई है वो कितनी बार जोड़ी गई है, 3 बार जोड़ी गई है। आपको सर ये कैसे हो गया, अभी आएगा समझ में। तो 8 शेड्यूल जो किससे जुड़ा हुआ है, भाषा से जुड़ा हुआ है, उसमें कितनी भाषा है, टोटल 22 भाषा है। ठीक है, तो उसमें संशोधन हुआ। तो सबसे पहला कौन सा संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ, जो कब हुआ, 1967। 1967 में एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, आठवीं अनुसूची में। और उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद हम देखते हैं 71वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ, 1992 में हुआ। इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसकी ट्रिक है ना, मैं ना, मैं ना, मैं ना, मैं कौन, ना, मैं कौन, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है, ना मैं कौन, ना मैं कौन। आपको याद रखना है कि ये लाइन एक साथ ही आएगी, ना मैं कौन। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए 71वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन सी नहीं जोड़ी गई, ऑप्शन आ रहा है जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और मैथाली, क्या लगाओगे। पापा मणिपुरी और मैथाली एक जैसा लगेगा तो मैं से मणिपुरी। ठीक है, अगली, अगला कौन सा हुआ उसमें, 92, 92वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ आपका, 2003 में हुआ। ये डेट भी याद रखना, कई बार इस डेट को पूछ लेता है कि 21वां, 71वां, 92वां, तो कब हुआ, 2003 में। इसमें भाषा जोड़ी गई बोडो, डोंगरी और मैथाली। बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। ठीक है, मैथाली संथाली, देखो दोनों सेम लिख रही है देखने में। तो मैथाली संथाली किसमें जोड़ी गई है, 92 में। बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। ठीक है, ये हुआ 8वां।
अनुसूची की बात। अब देखते हैं 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 96 हुआ, तो वो कब हुआ आपका 2011 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो भाषा की स्पेलिंग थी वो चेंज करी गई थी, ठीक है। उड़िया को चेंज किसमें करा गया था, उड़िया में। ये भाषा चेंज करके ये रखी गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। कुछ और देख लेते हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट में कुछ अमेंडमेंट हुए। जैसे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992। दो संशोधन हुए 1992 में, एक 73वां, एक 74वां। 73rd और 74। 73rd में क्या जोड़ा गया, पंचायती राज। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में है। किस शेड्यूल में है और किस अनुसूची में है, अनुसूची 11। किस भाग में है, भाग 9। किस अनुसूची में है, अनुसूची 11। किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 11। किस पार्ट्स में है, नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था किस में है, पार्ट 9, शेड्यूल 11। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं ये याद रखना, 29 सब्जेक्ट। ये चीज जरूर याद रखना कि सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, 29 सब्जेक्ट। 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज व्यवस्था। और जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस मॉडल पर आधारित है, गांधी। इसमें हमें गांधीवादी फिलॉसफी दिखाई देती है। अगला देखते हैं 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या जोड़ा गया, म्युनिसिपैलिटी जोड़ी गई, नगर पालिका जोड़ी गई। ये किस भाग में है, 9A में है। और किस शेड्यूल में है, किस अनुसूची में है, अनुसूची 12। तो जो म्युनिसिपैलिटी है उसके लिए किस किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 74, ठीक है। कौन से भाग में है, भाग 9A। किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 12। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। कुछ लेटेस्ट भी बात कर लेते हैं, जीएसटी 101 के जरिए, 103 के जरिए जो ईडब्ल्यूएस है उनको 10% का कोटा दिया गया। 106 के जरिए नारी शक्ति वंदन की बात करी गई, जो महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन की बात करी गई, ठीक है। आता है समझ में। अब एक सवाल देख लें, विच अमेंडमेंट ऑफिशियली रिप्लेस्ड द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेवेलियन फॉर नेशनल इमरजेंसी। निम्न किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। तो 42nd था, 44 था, 61 था, 91 था, कौन सा था, आप कहोगे 44 था, ठीक है। अब देखो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इस समय मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये चेंज लेकर आया था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अपोजिशन नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं बात ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे इस समय जो सबसे ज्यादा न्यूज में है वो है ये मेकेदातु बांध विवाद। मेकेदातु बांध विवाद, ठीक है। मेकेदातु मेकेदातु बांध विवाद। ये रिवर है जिसका क्या नाम है, कावेरी। कावेरी रिवर है, ये इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है। तो यहाँ पे एक बांध बनाने की बात चल रही है। यहाँ से शुरू हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु से पहले बांध बनाने की बात चल रही है। तो तमिलनाडु भाई ये बात तो कहेगा कि भाई कल को तुम सब पानी रोक लो, हमारे यहाँ को तो तुम ड्राई स्टेट बना दोगे, रेगिस्तान बना दोगे, तो हम क्या करेंगे भाई। तो इस चीज को लेके विवाद हो रहा है। तो हमें याद रखना क्या, कावेरी रिवर जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है। कोडागु कोडागु वाला क्षेत्र वहां से हुआ है, कहाँ से, स्टेट क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक से हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ये अगर बात की जाए तो ये कैसी है कि जो पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, देखो ये आपका ये आपका गुजरात वाला इलाका हो गया, ठीक है। ये गंगा वाला रिवर हो गया, ये इंडस चली गई। जो यहाँ पे जितनी भी रिवर है ना, उनको जो पठार वाला क्षेत्र यहाँ से होके बहती है उनको बोला जाता है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी, इनको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय नदी। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है कहानी। और ये एकमात्र नदी है जो कैसी है, जो साल भर पानी से भरी रहती है, पेरिनियल रिवर, ठीक है। ये कैसी है, जो साल भर किससे, जिसमें साल भर पानी रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब यहाँ पे टेंशन क्या है कि जो कर्नाटक ने गवर्नमेंट है उसने प्रपोज किया है कि भाई मेकेदातु डैम बनाया जाए, ठीक है, ताकि इस नदी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, जिसका हम यूज कर सके। लेकिन तमिलनाडु क्या कह रहा है, तमिलनाडु कह रहा है कि नहीं भाई, इससे तो हम तुम्हारा रेगिस्तान बना दोगे, हमारा पानी रोक दोगे, हमारे किसानों को समस्या होगी। ठीक है, तो ये है विवाद, यह है सीमा। ठीक है, तो इसी नदी पे एक डैम है जिसका क्या नाम है, शिव समुद्रम डैम, ये भी याद रखना, शिव समुद्रम डैम। तो कावेरी रिवर जो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे क्या नाम हुआ, हेमावती, काबिनी, अर्कावती और भवानी। एग्जाम में पूछे जाए हेमावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तो किसकी, कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती, काबनी, अर्कावती और भवानी। ठीक है, इस तरीके से सवाल को पूछा जाता है। बात है समझ। अब हम एक बात और कर लेते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो है ये कैलाश मानसरोवर रूट। ठीक है, जो कैलाश पर्वत है, जो चाइना में है, ठीक है, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, मेरू पर्वत, मेरू पर्वत, मेरू पर्वत। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, उनको बच्चा पता है कि बच्चा हर चीज तो पढ़ ले रहा है, जो पुरानी चीजें आ रही है वो हर कोई पढ़ के ही आ रहा है। तो वो क्या काम करता है, कैलाश पर्वत की जगह शब्द यूज क्या करेगा, मेरू पर्वत यूज करेगा। यह एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, मेरू पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वत के लिए यूज हुआ है, तो उसमें एक कैलाश होगा, ठीक है, एक कैलाश होगा, और दूसरा लद्दाख हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरू पर्वत यूज किसके लिए हुआ है, कैलाश पर्वत के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, देखो क्या, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, ये उत्तराखंड वाला इलाका हो गया, आप जाओगे यहाँ सिक्किम आ जाएगा, इस तरीके से। तो पहला तो है ये उत्तराखंड में, यहाँ एक पास पड़ता है जिसका क्या नाम है, लिपू लेक पास। ठीक है, फिर आप आओगे यहाँ सिक्किम, सिक्किम में एक पास है जिसका क्या नाम है, नाथुला, नाथुला, ये पास है जिससे हम कहाँ जा सकते हैं, यहाँ यहाँ मानसरोवर, यहाँ, और कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत पे जा सकते हैं दर्शन करने के। ठीक है, तो जो सिक्किम है, सिक्किम में कौन सा पास बताया आपको, नाथुला पास। ठीक है, और जो अभी पहला फर्स्ट बैच निकला है जिसमें 44 लोग गए हैं, जो जिन्होंने चाइना में एंटर किया है इस रूट के जरिए, और वो यहाँ पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक है, और जो गवर्नर है कौन है, ओम प्रकाश माथुर, ये भी याद रखना थोड़ा सा। दूसरा पास जो है वो क्या, लिपू लेखला पास, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, नीति पास, माना पास, उत्तराखंड के ये कुछ अन्य दर्रे हैं, इनको भी याद रखना। ठीक है, तो नाथुला पास कहाँ है आपका, ये है आपका सिक्किम में। लिपू लेखला पास कहाँ है, ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। ठीक है, नीति पास कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। माना पास कहाँ है, ये भी आपको उत्तराखंड में है। ठीक है, तो एक सवाल सॉल्व कर ले। ठीक है, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, कौन सा उत्तराखंड में नहीं है, पहला लिपू लेखला, दूसरा मानाला, तीसरा नाथुला, चौथा नीतिला। देखो, तो हमने क्या पढ़ा था, जो नाथुला है, जो नाथुला है वो कहाँ है आपका, सिक्किम। तो बस आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला। और ये बहुत फेमस पोर्ट, वो क्या बोलते हैं, दर्रा है कहाँ, सिक्किम। ये दर्रे होते क्या है, मान लीजिए एक ये क्या है, पहाड़, माउंटेन रेंज है, एक ए यहाँ है, बी यहाँ है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएगा, पहले पहाड़ की चोटी पे चढ़ेगा फिर रपकता हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अब ये क्या होगा, ये जो है, ये श्रृंखला जो है, ये पहाड़ जो है कंटिन्यू नहीं होगा, इस तरीके से होगा, यहाँ से हल्का से टूटा हुआ होगा, फिर इस तरीके से होगा। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये इसको क्या बोला जाएगा, पास, एक तरीके से रूट, एक तरीके से क्या है, रोड। बात आई समझ में। एक, ये कुछ खास है जिनको याद रखना। अभी आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज देखी होगी, जो वेनेजुला है, वेनेजुला है, वहां पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया। ठीक है, अर्थक्वेक आया। ठीक है, कितने, 7.2 से लेके 7.5 मैग्नीट्यूड का था, 7.2 से लेके 7.5 मैग्नीट्यूड
का अर्थक्वेक आया, जिसने वहां पे बहुत बुरी कंडीशन कर दी है, जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई है। और कहा जाता है कि 126 साल बाद इतना बुरा वहां भूकंप देखा गया है। ठीक है, अभी भूकंप क्या होता है क्या नहीं होता समझो बात को। मान लीजिए ये है पृथ्वी, इसमें है लावा भरा हुआ। ठीक है, इस लावा के ऊपर है ये प्लेट। ठीक है, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है आपका नासका प्लेट है, दूसरी प्लेट है मान लो पैसिफिक, मान लो प्रशांत महासागर की प्लेट मान लो। ठीक है, तो ये प्लेट क्या काम करेगा, मान लो ये वाली प्लेट है हल्की, ये वाली है भारी। तो जो भारी प्लेट है वो नीचे धंसनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, और वहां पर्वत बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक, और जो लावा है वो इस तरीके से ऊपर आना शुरू होगा। तो जब भी ऊपर जाएगी तो इसको दरार पड़नी शुरू हो जाएंगी इस तरीके से। तो मान लीजिए यहां से इसका दरार पड़नी शुरू हो गई, तो यहां से किस चीज का जन्म होगा, भूकंप का। यहां से जन्म हो जाएगा किसका, भूकंप का। बात आ गई समझ में, भूकंप क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है, तो जहां ये भूकंप पहली बार सतह पे दिखाई देता है, जिस पॉइंट पे दिखाई देता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, अधिकेंद्र। द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस मैक्सिमम डैमेज अकर है। मतलब जहां सतह पर सबसे पहले ये नजर आएगी उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, अधिकेंद्र बोला जाएगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही मचेगी। इसके ठीक नीचे होता है एक पॉइंट, जहां से इसका जन्म हुआ उसको क्या बोला जाएगा, फोकस और हाइपो सेंटर, उद्गम केंद्र। द एग्जैक्ट अंडरग्राउंड पॉइंट वेयर रॉक ब्रेक एंड टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट। मान लो जो यहां से सबसे पहले टूटनी यहां शुरू हुई, तो यहां से भूकंप का जन्म हुआ, तो इसको ही क्या बोला जाएगा, फोकस। तो उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर समझ में आया। अधिकेंद्र एपी सेंटर का मतलब हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो सतह पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उद्गम केंद्र जो नीचे तलहटी में या जहां से टूटनी शुरू हुई चट्टाने वहां। ठीक है, तो इसको मेजर कहा किस चीज से करा जाता है, सिस्मोग्राफ पे रिएक्टर स्केल के द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा इसको नापा जाता है। तो भूकंप नापने के लिए दो स्केल का यूज होता है, पहला रिएक्टर, रिएक्टर, और आपका जो दूसरा है वो कौन सा है, मर्केली, मर्केली। मर्केली का यूज होता है प्रत्यक्ष नुकसान कितना हुआ है ये जांचने के लिए, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, आप जाओगे देखोगे ये महसूस करोगे, फिर जाके एक रिपोर्ट बनाओगे, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसकी जगह हमने क्या यूज किया, फिर अब रिएक्टर स्केल किया, रिएक्टर स्केल का यूज किया। ये क्या बताता है, तीव्रता, कि कितना तीव्र, कितना इंटेंस, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड है, कि कितना तीव्र भूकंप आया, कितने रिएक्टर स्केल का आया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से हमने बांट रखा है, तो ये वाला जो होगा वो इससे 10 गुना ज्यादा होगा, ये इससे 10 गुना ज्यादा होगा, ये इससे 10 गुना ज्यादा होगा, ये एक का 10 गुना ज्यादा होगा, ये 10 का 10 गुना ज्यादा होगा, ये यहाँ पे जो डिजिट आएगी उसका 10 गुना ज्यादा होगा। इस तरीके से काम करता है, 10 गुना ज्यादा होगा। तो ये कहाँ आया है, आपका वेनेजुएला में आया है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, आप कुछ ग्लोबल लेवल पे इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है टॉप 50 सुपर कंप्यूटर। टॉप 50 सुपर कंप्यूटर, ये इंडेक्स जारी करता है कौन, रिलीज ये किसके द्वारा हुआ है, हैम्बर्ग के द्वारा। कहा, जर्मनी, जर्मनी हैम्बर्ग, उसने एक कहा जाए इंडेक्स जारी किया है, जिसमें उसने टॉप 500 सुपर कंप्यूटर को रखा। उसमें वर्ल्ड में जो सबसे पहले नंबर पर आया वो कौन सा था, लाइन साइन, रेड वाले ले ले मार के। ठीक है, क्या नाम था, लाइन साइन। ये कहाँ का था, चाइना का। तो कहा जाए कि विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर वो किसके पास है, चाइना के पास है। क्या नाम है, लाइन साइन। और इस लाइन साइन ने हराया है किसको, यूएसए के अल कैप्टन को।
अमेरिका के अल कैप्टन को पछाड़ा है। देखो, ये बात ध्यान रखना, जो अमेरिका को आंख दिखा रहा है ना चाइना, चाइना जो आंख दिखा रहा है अमेरिका को, वो ऐसे ही नहीं दिखा रहा कि आंख दिखा दी कि हम लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं। क्यों दिखा रहा है भाई? अगला हाइड्रोजन बॉम्ब बना के बैठा है, किसी के पास नहीं। सुपर कंप्यूटर में अमेरिका वालों को हरा रहा है, स्पोर्ट्स में इनको हरा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में इनको हरा रहा है, मतलब जो सुपर पावर है उनको हरा रहा है। फिर जाके वो कह रहा है कि हाँ, फिर जाके वो हिम्मत कर रहा है कि वो अमेरिका को आगे दिखाए, और हम क्या कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं और बराबर वाला देश भी हमें डरा के भाग जाता है। ठीक है, तो कुछ कहने से पहले अच्छा होता है इंसान को कुछ करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इंडिया का भी बेस्ट आया है, क्या नाम है, एरावत, जो कौन से नंबर पे है, 211 नंबर पर है, 211 नंबर पर है। ठीक है, कुछ इंडिया ने हाल फिलहाल में लॉन्च करे ऐसे परम रुद्र आईआईटी पटना के द्वारा, परम शक्ति आईआईटी मद्रास के द्वारा। एग्जाम में पूछा जाएगा परम शक्ति किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा है। ठीक है, तो ये रहे कुछ सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो करंट में जरूरी है। अच्छा, भारत में जो सुपर कंप्यूटर है इनका जनक किसको कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का? तो किसको कहा जाता है, विजय भटकर, डॉक्टर विजय भटकर को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था, जो हमने स्वदेशी तरीके से बनाया, कब बनवाया था, 1991 में बनाया था, क्या नाम था, परम 800, 8000, परम 8000 था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। जो फीफा ने क्या करा कि सस्पेंड्स ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा ने अखिल नेपाल फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और थर्ड पार्टी ये सब राजनीतिकरण बहुत हो रहा था स्पोर्ट का, इस वजह से उसने करा। ठीक है, और ये कब बना था फीफा, 904 में हुआ ना। इसका हेडक्वार्टर जो था, वो हेडक्वार्टर कहाँ था, ज्यूरिख में था। कहाँ, ज्यूरिच में था, ये ज्यूरिच में था। ये कहाँ, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब कुछ साइंस टेक से कुछ और भी न्यूज देख लेते हैं। ठीक है, जो कैप्टन, आपने नाम न्यूज में सुना होगा, पिछले समय बताया था, कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपने ग्रुप और अपने ऊपर लिखी है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला ने क्या लिखी है, आत्मकथा लिखी है। ठीक है, और ये कौन है, ही इज अ गगनयान एस्ट्रोनॉट हु रिसेंटली वेंट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सोम मिशन। ठीक है, जो एक्सोम मिशन के तहत क्या करे थे, स्पेस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, फिर वापिस आए। ठीक है, तो जो हम गगनयान शुरू करने वाले हैं वो उसमें भी जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से अगला देख लेते हैं। ऋषि सुश्रुत स्टैच्यू बना है, कहाँ, ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाया गया है, कहाँ, ऋषि सुश्रुत का, अनवील इन रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इन स्कॉटलैंड, यूके, यूके में। ठीक है, बनाया गया। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहा गया, एंड ऑथर ऑफ सुसूत्र संहिता, सुसूत्र संहिता का लेखक किसको कहा गया, सुसूत्र को कहा गया। ये क्या थे, विश्व के पहले शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, सर्जरी जो स्टार्ट करी वो इन्होंने स्टार्ट करी। ठीक है, अगला देखिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री सुपर कंप्यूटर रिसेंटली क्लेम्ड द फर्स्ट स्पॉट इन द टॉप 500 लिस्ट, डिथॉर्निंग यूएसए एल कैप्टन? किस देश के सुपर कंप्यूटर ने हाल ही में अमेरिका के अल कैप्टन को पछाड़कर टॉप 500 सूची में प्रथम स्थान हासिल किया? तो क्या नाम था, चाइना के लाइन साइन, लाइन साइन। इंदिरा, इंडिया के अरावत का क्या, इंडिया के अरावत का क्या रैंक थी, 211। देखो क्या रैंक है, 211, ये भी याद रखना। क्या रैंक है, 211। ठीक है, तो चाइना लाइन विद कैपेसिटी और 2.198 फेक्साफ्लॉप बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट इंडिया एरावत इज रैंक 211। चाइन लाइन कितना है, समता, समता किस में नापी जाती है, एक्साफ्लॉप्स में नापी जाती है। भारत के एरावत का संख्या कितनी है, या नंबर कितना आया, स्थान कितना आया, 211 आया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला देख लेते हैं, अगला न्यूज देख लेते हैं थोड़ी पॉलिटी से। संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस जून
25 जून 1975 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 बाय प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करी गई थी। कब? 25 जून को बोला गया था। और ये किसके ऊपर बनी, जो लगाई गई थी वो किसके लिए लगाई गई थी, किस बेस पे लगाई गई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के ऊपर लगाई गई थी। और इसी को देखते हुए ये कहा गया था, जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने ये इमरजेंसी केवल अपने मुनाफे के लिए लगाई, देश के लिए नहीं। इस वजह से ही इसको किस रूप में मनाया जा रहा है? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो 2024 डिक्लेयर गवर्नमेंट मेक जून 25 एज अ संविधान हत्या दिवस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और आर्टिकल 358 आर्टिकल, इसमें क्या होता है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 20 और 21 वो सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, कभी निलंबित नहीं होता, ये भी याद रखना है। क्या ये मूलतः संविधान की बात है? नहीं, ये किसकी बात है? जब अमेंडमेंट हुआ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखें। ठीक है, कुछ इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, जैसे APEDA भारती, APEDA भारती, इसमें क्या है? इसमें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बढ़ाने की बात करी गई है। और एक्सपोर्ट भी कौन सा? एग्री प्रोडक्ट का, जो भी हमारे कृषि उत्पाद हैं, उनको, उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाना है। ठीक है, टारगेट कितना रखा है? 50 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 2030। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा, नाबार्ड का आप इसमें नाम आ जाए नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ आ जाए नहीं आएगा, क्या आएगा? कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं, कौन सी इंडस्ट्री है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है, क्या? वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है, कृषि के नहीं, ये याद रखना। ठीक है, यूपी ने एक स्कीम शुरू करी है जिसका क्या नाम है? यूपी ने एक स्कीम शुरू करी है जिसका क्या नाम है? यूपी कन्या सुमंगला योजना, सुमंगला योजना, यूपी कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या होगा? जो उत्तर प्रदेश इंक्रीज, उत्तर प्रदेश में जो बालिकाओं को राशि दी जा रही थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 25,000 की गई, 6 चरणों में ये मिलेगी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है। ठीक है, अगला है एयर सुविधा। एयर सुविधा ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये किसके द्वारा? उड्डयन मंत्रालय के द्वारा या एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका ऐसे देश है, तो वहां हम देख रहे हैं कि जो एबोला है उसका बहुत ज्यादा प्रकोप है। तो जो भी लोग ऐसे देश से आ रहे हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है, किससे कि जो वहां से लोग आ रहे हैं कि उनको इबोला तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके एंट्री से पहले ही क्या कर ली जाए? उसको स्क्रीनिंग कर ली जाए, अगर जरूरत है तो उनको क्वारंटीन कर दी जाए। इस तरीके के लिए ये एक स्कीम लेके आई गई है एयर सुविधा के नाम से। अगला है हुरून 500 इंडिया। ठीक है, ये एक लिस्ट निकालता है जिसमें हम क्या बात करते हैं, जो टॉप इंडस्ट्रियल होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन आया है? रिलायंस, फिर कौन आया है? टाटा, फिर कौन सा आया? HDFC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे विच वेयर इज द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन एस्टेब्लिश? तो क्या नाम है? जोनागिरी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश। जोनागिरी कुरनूल में भारत की पहली निजी सोने की खदान स्थित है, ये याद रखिएगा। द जबलपुर एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड टू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये हमने पहले ही क्लास में पढ़ा है, और उससे पहले जो करंट अफेयर चल रहा था उसमें भी पढ़ा है, ये अब भी न्यूज में है। जो मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है जबलपुर में, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? वीरांगना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। वीरांगना रानी, वीरांगना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। ठीक है, ठीक, तो कुछ और न्यूज देख लेते हैं। जैसे उरुग्वे एम्बेसडर विनय जॉर्ज अपॉइंट एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर। विनय जॉर्ज उरुग्वे में
जो उरुग्वे है, देश जो है उरुग्वे, जैसे आप जब अफ्रीका पढ़ोगे तो मैप बना दिया जाए, इस तरीके अफ्रीका का मैप पढ़ोगे तो यहाँ एक देश है जिसका क्या नाम है, उरुग्वे। जो उरुग्वे है वहां पे भारत ने अपने राजदूत बना के किसको भेजा है, विनय जॉर्ज को भेजा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर एग्जाम में पूछा जाए फर्स्ट एआई मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री हुआ, इस तरीके से मिनिस्ट्री बनी हुई है। तो उसी तरीके से किस स्टेट ने सबसे पहले एआई मिनिस्टर बनाया है, तो कौन है, कौन सा स्टेट है, केरला। केरला क्यों आ गया भाई, वो हर चीज में आ गया है, क्यों, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री। केरल ने शुरुआत करी किसकी, केरल पहला राज्य बना जिसने क्या बनाया है, एआई मिनिस्ट्री की पोस्ट बनाई है। ठीक है, और अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले किस स्टेट ने पहल करी है, किसकी, फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट या जुडिशरी, ये सब चीज ऑनलाइन होगी। पेपरलेस कोर्ट की किसने बात करी है, सिक्किम, पहला पेपरलेस न्यायालय सिक्किम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब समझो, जो मार्स पे जो का नासा का जो रोवर है उसने फाउंड करा है क्या, कि वहां पे क्या मिला है उसको, कार्बन मिला है। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कार्बन मिला है मार्स पर, जो इंडिकेट करता है कि वहां क्या है, वाटर है, पानी है, पानी है तो क्या है, वहां लाइफ है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो, सब चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो कुछ सवाल आपसे बनते हैं, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो वो कौन से भाग में है, पार्ट 18 में। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में, 352 में। कितनी बार लग चुकी है अब तक नेशनल इमरजेंसी, 3 बार लग चुकी है। ठीक है, कब कब लगी है, 1962 में लगी है, कब लगी है, 1971 में लगी है, कब लगी है, 1975 में लगी है। ये कब लगी थी, जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही थी। ये कब लगी थी, जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी। 1975 वाली कब लगी, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगी थी। तो ये थी आज की करंट अफेयर की न्यूज। आशा करता हूँ सब चीजें आपको समझ में आई होंगी।